नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नवीन वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। बिहार में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो हमें एक ऐसा लगा कि बिहार की कला एवं संस्कृति के बाद हम बिहार से जुड़े हुए कुछ ऐसे आंकड़े के साथ हम आए जहाँ बीपीएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि हम किसी गाइड का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सरकार के आंकड़े और गाइड के आंकड़े से बहुत अंतर हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये अंतर विद्यार्थी के बीच में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, मामला अदालत तक पहुंचती है। तो ऑथेंटिक स्रोतों के द्वारा इस आंकड़े का अध्ययन होना चाहिए। विगत वर्ष लगातार जो हमने बीपीएससी की तैयारी करवाए हैं उसमें जहाँ तक हमें दिखाई पड़ा है कि सरकार के जो आंकड़े हैं उसी आंकड़े की प्राथमिकता आखिर सरकार अदालत तक भी दिया। तो हम जिस स्रोत के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं वो बिहार सरकार की, भारत सरकार की आंकड़े पर आधारित हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो कोरोना प्रकरण के बाद जो समस्या जो उभरेगा, इस समस्या को भी हम इसके दौरान हम खींचेंगे। हालांकि कोरोना पर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जो प्रभाव पड़ेगा इस पर हमने चर्चा किया है, इस पर एक वीडियो भी दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ आंकड़े और जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको समय समय पर कुछ ऐसे स्रोत हम उपस्थित करते जाएंगे जो आप उसको जोड़ते चले जाएंगे। आप कॉपी कलम के साथ उपस्थित होइए। मानव संसाधन हेडलाइन, हम बिहार की मानव संसाधन पर हमें चर्चा करते हैं। बिहार विशेष के भीतर में ये संस्कृति की चर्चा से मैंने बताया कि हो चुका है। बिहार में अब ये हम मानव संसाधन, अभी मानव ह्यूमन रिसोर्सेस की स्थितियां क्या है। आपको पता होगा कि बिहार जिस ज्योग्राफी पर खड़ी है इसके भीतर 3 मेजर संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन और मानव संसाधन। बिहार का अस्थायी विकास तभी संभव है जब हम तीनों संसाधन को जोड़ लेते हैं, और तीनों संसाधन जब तक जुड़ेगा नहीं बिहार का अस्थायी विकास संभव नहीं। कारण इसी 3 संसाधन के द्वारा हम जितने भी श्रमिक हैं, श्रम है, उसको हम सही ढंग से प्रयोजनार्थ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको इन संसाधनों के बीच में मानव संसाधन को क्या अहमियत है जो कि अस्थायी विकास के लिए जरूरी है, ताकि बिहार का जो मानव श्रम है, जिस श्रम के द्वारा हमारा पंजाब, महाराष्ट्र लाभान्वित होता है, यह श्रम यदि बिहार की क्षितिज पर यदि उपस्थित हो जाए, इसका यदि हम सही अर्थ में प्रयोग कर लें तो ये बिहार जो अपने अतीत में अपनी बिहार के रूप में जानी जाती थी वह स्मृति के साथ लौट सकती है। हम जिस इतिहास पर फक्र महसूस करते हैं, आज वर्तमान में उस चीज की हमारे पास कमी हो गई, लेकिन भूमि तो वही है। तो इसको कैसे लाया जाए? अब सबसे पहले देखिए, जनगणना 1872 में 1872 में प्रथम बार जनगणना हुआ था। जनगणना हुई और उस समय के एक लॉर्ड रिपन साहब थे, वाइसरॉय, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आरंभ होती गई। 1911 के बाद 1921 के बीच में यदि हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिससे आबादी प्रभावित हुई। महामारी के रूप में हैजा जैसी बीमारी होती थी, इससे भी बिहार प्रभावित हुआ। और 1921 की जनगणना जब हुई तो इसमें हमारी आबादी की ह्रास हुई। इसलिए 1921 की आबादी को हम लोग महान विभाजक वर्ष के रूप में मानते हैं। महान विभाजक वर्ष भारत के इतिहास में रहा। बिहार की कुल जनसंख्या एग्जैक्ट सरकारी आंकड़े के अनुसार में 10,40,99,452 है। 10,40,00,000, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इतना पर कहकर भी पॉइंट से आगे बढ़ा सकते हैं। 10,40,99,000
452। ये एडजस्ट बिहार सरकार के आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े। ठीक है, हमारे बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार ये आबादी थी। इसमें पुरुष जनसंख्या ज्यादा है, 5,42,152 ये पुरुष है और शेष महिला है। तो महिला जो है वह 4,98,21,295। यदि इस आबादी में देखा जाए तो ये ध्यान रखना, ये पुरुष की आबादी है। ये थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ये आंकड़े हैं, आंकड़े को दिमाग के अंदर रखने के लिए बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। 52.14% यह आबादी है और उसके बाद महिला को देखा जाए तो 47.86% यह आबादी, ये हमारी बिहार की आबादी है। 10 की वृद्धि देखा जाए तो 25 दशकीय वृद्धि, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 10 की वृद्धि बिहार में सबसे अधिक हुआ और यह 25.4% की आंकड़े को हुआ। 25.4%। एक दशक में यानी 2001 से 2011 की जनसंख्या में 20 की वृद्धि दर जो हमारा है वह 25.4% की है। काफी जनसंख्या वृद्धि हो गई। जनघनत्व देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक, भारत का प्रथम राज्य बिहार है जहां डेंसिटी बढ़ गया है और यहां पर डेंसिटी 1106 है और 1106 डेंसिटी भारत का नंबर 1 स्थान पर है। लिंगानुपात में देखा जाए तो लिंगानुपात में हमारा एक कम हो गया है। 2001 में 918 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी, लेकिन 2011 में यह घटकर हो गया 918, एक यानी कम हो गया। लिंगानुपात यह रहा लिंगानुपात। बिहार में 2001 में लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी, जबकि 2011 में एक घट करके हो गया है 918, अर्थात 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। साक्षरता दर को देखा जाए, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। साक्षरता दर को देखा जाए तो 61.8% हमारे बिहार में साक्षरता दर है, या हम इसको हटाते चले जाते हैं। साक्षरता दर 61.8%, ये हमारी साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता इसमें सबसे ज्यादा है और पुरुष और महिला को देख ली, महिला के साथ ही पुरुष साक्षरता की स्थितियां जो है वह 71.2% है, 71.2%, जबकि शेष महिला साक्षरता 51.51%। ये हमारा महिला साक्षरता है। तो इस प्रकार से यह हमारा महिला सत्ता की दर रही। 15.9% आबादी बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का है, एससी का 15.9% ये आबादी है, जबकि अनुसूचित जनजाति उसकी संख्या कम है, लेकिन 1.3% एसटी झारखंड बन जाने के बाद 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना तो यहाँ एसटी की संख्या कम हो जाती है और यहाँ पर 1.3% पर ये एसटी हो गया। एसटी बिहार के कुछ ही जिले में है, जिसकी लिस्ट हम आपको अंत में बताएंगे। नगरीकरण की दर जो है बिहार में वह कम रहा, वह संतोषजनक भी नहीं रहा। नगरीकरण का दर बहुत कम है
और 11.3%, ये नगरीकरण है। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। ये आबादी में एससी की संख्या 15.9%, जो 10 करोड़ 40 लाख जो बताए उसमें 15.9%, एसटी 1.3%, नगरीकरण का दर 11.3% और साक्षरता 61.8%, पुरुष साक्षरता 71.2%। ये हमारा लिटरेसी दर थे। अब एक बात और है, यह भी क्वेश्चन एक पूछा गया है, देश की आबादी में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। भारत की कुल आबादी में बिहार की जो आबादी है वह 8.6% है, जबकि भारत का तीसरा राज्य बिहार है, जहां आबादी के क्रम में तीसरा स्थान पर आता है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, दूसरा राज्य महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर हमारे बिहार का स्थान है, जहां तीसरा स्थान पर बिहार माना गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य बिहार है। बात क्लियर? आगे, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्षेत्रफल यदि एरिया के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से भारत के एरिया में 2.86% ये बिहार की एरिया का स्थान आता है। 2001 से 11 के बीच में 10 की वृद्धि दर 25.4% रहा, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से काफी अधिक माना गया। यानी राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7% था आबादी और 25.4 बिहार की थी, तो नेचुरली 7.7% यह बिहार की 10 की वृद्धि का अंश ज्यादा रहा है। ध्यान से फिर से एक बार, 10 की वृद्धि दर 17.7% ये भारत का रहा, इंडिया का रहा है, जबकि बिहार का 4% रहा। दोनों का अंतर देखिए 7.7%, यह 10 की वृद्धि दर अधिक मात्रा में बिहार में रहा है। अब इन सब बातों के बाद कुछ चीज ऐसा आंकड़े में देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर वाला यदि हम बिहार का 5 जिले की चर्चा करते हैं तो सबसे अधिक वृद्धि दर मधेपुरा में पाई गई। मधेपुरा में 31.2%, जहां 10 की वृद्धि आप देखिए 25.4% की दर से वृद्धि हुआ। मधेपुरा में 31.12%, किशनगंज में दूसरा जिला किशनगंज का रहा, जहां 30.40%, अररिया में 30.25%, खगड़िया 30.19%, पूर्वी चंपारण 29.43%। ये रहा 10 की वृद्धि। कहा जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक इन जिला का रहा है जो हमारे बिहार में है, जबकि कुल बिहार में एक औसतन रूप में 10 की वृद्धि का अंश 25.4% का हिस्सा रहा। यानी क्लियर रूप से सबसे आबादी अधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वो मधेपुरा है, दूसरा स्थान पर किशनगंज, तीसरा अररिया, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि इसमें कम हुआ था, उसमें हमारा नंबर 1 स्थान पर है गोपालगंज, जहां 19.2% की वृद्धि हुई। उसके बाद दरभंगा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद रोहतास और उसके बाद शेखपुरा। ये सब आंकड़ा आप वीडियो को रोक रोक करके आंकड़ा को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम आंकड़ा कुछ ज़्यादा है, वैसे वीडियो की कुछ लंबी अवधि हो जाएगी, तो फिर लंबी अवधि में फिर आप लोग भी कभी सो जाएंगे या भूख लगेगी या दूसरा कोई काम में लग जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को रुक रुक करके देख लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला में नंबर 1 गोपालगंज, दूसरा दरभंगा, तीसरा मुंगेर, आगे रोहतास, उसके बाद शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि जिला देखा जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या है वह पटना की सबसे अधिक जनसंख्या है, 58,38,465 ये पटना का आबादी। पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण दूसरा स्थान पर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया का स्थान आता है। ये हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य था। न्यूनतम जनसंख्या वाला यदि राज्य देखा जाए 5 जिला में, तो उसमें शेखपुरा न्यूनतम, ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा कभी उधर उधर आप ना करेंगे। शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय और उसके बाद जहानाबाद। फिर से एक बार, शेखपुरा, शिवहर, अरवल,
लखीसराय और जहानाबाद का यह स्थान आता है। सबसे न्यूनतम 5 जिला यदि बिहार को देखा जाए यही जिला है। लिंगानुपात आपको बता चुके हैं। राष्ट्रीय लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 है, 943, लेकिन बिहार में 918 है। यहाँ भी हम बिहार की यह संसाधन हम नीचे देख रहे हैं, इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जी कम से कम 4 जिला याद रखिएगा। कभी हो जाता है कि नंबर 1 2 नहीं पूछा, 3 4 पूछ दिया। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 4 जिला में सबसे अधिक गोपालगंज में यह सबसे अधिक मात्रा में यह आ गया है। यहां देखिए नंबर 1 गोपालगंज में 1000 पुरुषों पर 1021 महिला है। 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। जबकि दूसरा स्थान पर सीवान का स्थान आता है। सीवान में 988 महिला है। दूसरा स्थान पर ये सीवान का स्थान आता है। तीसरा स्थान पर सारण का नाम आता है और सारण में 954 महिला है। किशनगंज उसके बाद स्थान में आता है और किशनगंज में 950 है। नवादा उसके बाद स्थान आता है जहां 939 यही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। गोपालगंज में सबसे अधिक यहाँ पर महिला की संख्या ही ज्यादा है। पुरुषों का मैं क्या करूं? 1000 पुरुष पर 1021, जबकि 988 पर सीवान है। तीसरा सारण 954, उसके बाद किशनगंज 950 और नवादा 939। ये तरह सबसे अधिकतम जो लिंगानुपात वाला जिला है। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है उसमें न्यूनतम में आइए मुंगेर में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है और मुंगेर में 876 है 1000 पुरुष पर। दूसरा भागलपुर 880। आप गौर कीजिएगा, प्राचीन भारत में ये अंग जनपद का हिस्सा ये दोनों जिला रहा और दोनों जिला में लगभग रेशियो थोड़ा सा का मामूली अंतर है लिंगानुपात में। 876 नंबर 1 मुंगेर, दूसरा भागलपुर 880। तीसरा जो है खगड़िया, भागलपुर के बाद खगड़िया का स्थान आ जाता है सीरीज में ही और खगड़िया में 886, थोड़ा सा का मामूली सा अंतर यहाँ बढ़ा है। शिवहर उसके बाद स्थान आता है, उसमें 893 आ जाता है। बेगूसराय और वैशाली ये बराबर पर में चल रहे हैं। बेगूसराय और वैशाली इस दोनों को देखा जाए तो बराबर है 895, यानी फासला इतना का है। ये 900 से अंदर आ रहा है। 8 जिले में, बिहार के 8 जिले में 900 से कम है महिला की संख्या कम है। लिंगानुपात 900 से कम है, वो बिहार के 8 जिले आते हैं। उसके बाद चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज, दूसरा कटिहार, तीसरा गया और चौथा अररिया का स्थान इसमें आता है। बिहार पे न्यूनतम शिशु जो है जिला उसमें नंबर 1 वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। अब आगे इसके बाद आखिरी को जहाँ जो आंकड़े रहेगा स्पष्ट करने वाला उसको तो हम पॉइंट में लिख देते हैं। रेस्ट को आप वीडियो से खोलकर देख लेंगे और उसको आप इसी रूप में लेके आगे बढ़ना।
अब है 88.77%, 88.77% जो बिहार की कुल आबादी है यह हमारी गांव में रहती है, ये गांव में रहने वाली है। सबसे अधिक जो गांव में रहने वाले हमारे बिहार के इस क्षेत्र में लोग आते हैं, तो स्वाभाविक है नगरीकरण का दर कम होगा। बिहार 11.3% पर है और 11.30% जो है यह हमारा शहर में शहर की आबादी नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। सर्वाधिक नगर में आबादी किस नगर में सबसे अधिक मात्रा में वह नगर का जिला कौन सा है, आबादी बसती है, तो सबसे अधिक पटना राजधानी है, पटना नंबर 1। दूसरा स्थान पर आता है नगर में भागलपुर, जहां आबादी अधिक मात्रा में बसता है। तीसरा है गया, चौथा है बेगूसराय, यहां बेगूसराय चौथा नंबर पर आते हैं। यानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वह शिवहर सबसे न्यूनतम, अरवल, कैमूर, खगड़िया। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला में शिवहर, अरवल, कैमूर, खगड़िया। इसलिए कभी कभी आंकड़े पूछा जा रहा है कुछ और हम बता कुछ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप इस प्रक्रिया को निभाने का प्रयास करेंगे। अब आगे आपको यह दिखाने का हम प्रयास करते हैं, जनसंख्या घनत्व जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो 382 राष्ट्रीय स्तर पर, और बिहार में यह सबसे 1106 डेंसिटी है प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारे बिहार में 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 382 आदमी रहते हैं। सोचिए कितने की फासला भी आ चुकी है। एरिया कम, आबादी अधिक है। बिहार और भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो लिंगानुपात की जो स्थितियां है वह है 943 और बिहार में 918, ये अंतर है। बाल लिंगानुपात को देखा जाए तो 919 इंडिया का है, राष्ट्रीय स्तर है, और 935 बिहार का है। शहरीकरण में देखा जाए 31.2% राष्ट्रीय स्तर का है, जबकि 11.3 शहरीकरण बिहार का शहरीकरण है। 10 की वृद्धि देखा जाए तो 17.6% है, 21.5% है नगरीय 10 की वृद्धि। इस प्रकार से बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534, जबकि भारत में 5924 प्रखंड है। 5924 प्रखंड पूरी भारत में है, जबकि बिहार में 534 है। 2001 की जनगणना में यह 533 ही था, एक बढ़ा। दूसरा हमारे गांव जो है 39073, ये हमारे बिहार में कुल गांव है, जबकि भारत में कुल गांव की संख्या 597,369, ये इतना हमारे भारत में गांव। उसके बाद बिहार में कुल 38 जिला है। इसमें 20 जिला का जो डेंसिटी है, जनघनत्व है, वह 1100 से अधिक है। बिहार में जिले की संख्या 38 है, 38 जिले हैं। इसमें से 20 जिला में 1100 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं। ये 20 जिला है, कुल जिला 38। इसका मतलब हर जिले पर एक बोझ आबादी के है। यहाँ पटना के बाद मुंगेर में शहरीकृत ज्यादा मात्रा में है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है और सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है। यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, सबसे अधिक आबादी पटना में है और सबसे कम शेखपुरा में है। पटना शेखपुरा, बस इतना अंतर रखना है। 2011 से 2041 तक का जो एक सर्वे है, जिस पर एक अनुमान है, जिसे भारत सरकार ने भी सम्मान को किया है,
और ये भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आंकड़े में यह कहा गया है कि भारत में यदि बिहार की आबादी पर आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने इस पर चर्चा किया कि 1.82% की वार्षिक दर से बढ़कर, ध्यान रखना है इसको, हम एक आंकड़े को ऐसे सजाते चले। बिहार के लिए एक सूचना भी है कि आप यहाँ देखिए कि बिहार में आबादी हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है और ये आबादी किस गति से बढ़ती हुई बढ़ रही है, ये अनुमान भी कर सकते हैं। ये हम नहीं, ये भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आंकड़े से यह प्रकाशित हुई है। 18-19 के आंकड़े अब हम आपको बता रहे हैं। इसमें 1.82% की वार्षिक दर से यह 2021 में 12.30 करोड़ आबादी भारत का हो जाएगा। ये आपका 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 1.82% की दर से 12.30 करोड़ बिहार की आबादी होगी। यानी 2021 की जनगणना में हम लोग इतने आबादी में रहेंगे। दरअसल कोरोना के बाद जो बिहार में लोग आए हैं, लगभग इस आंकड़ा को टच कर दिया। आंकड़े बढ़ेंगे बिहार में, कम नहीं होगा। सरकार ने, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने एक अनुमान किया है, रेशियो 1.82%। दूसरा है 1.34% के दर से 1.34, आगे हमारी कुछ जागरूकता आएगी, कुछ ऐसा फैक्टर भी आएगा। 1.34% की दर से यह 2031 में 13.95 करोड़ की आबादी को यह टच करेगा बिहार। और उसके बाद फिर थोड़ी सी रुझान बढ़ेगी तो यह 1% की दर से यह वृद्धि करते हुए आगे की आबादी जो होगी 2041 में 15.34 करोड़ होने का अनुमान है। अब आप देखिए, ये 2021 में हम यहाँ होंगे, ये 2031 में हम होंगे, ये 2041 में हम यहाँ होंगे। इतनी आबादी यदि 1% के दर से भी बढ़ता है, इतना तो बढ़ ही सकती है। और ये तो एक अनुमान है सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने जब 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक बात कही थी, भारत में आबादी एक बहुत विकराल समस्या का रूप धारण न कर ले, इसलिए हर आदमी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार के आकार कितना हो और हम अपने बच्चे को कब जन्म दे सकें। यदि हम अपने भारतीय संविधान को खंगाल कर देखें तो संविधान का भी यही कहना होता है कि हम एक आदर्श नागरिक इस देश को दे सकें, जिस पर देश गर्व महसूस कर सके। और एक गर्व महसूस करने के लिए हमारे भीतर वो नैतिकता होनी चाहिए और अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षा, और शिक्षा में खासकर नीतिगत शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सदाचरण शिक्षा, यह तो होना चाहिए। यदि हम इस शिक्षा को इस रूप में हम ग्रहण करें तो हम निश्चित रूप से हम राष्ट्र के विषय वस्तु के बारे में हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह एक अनुमान है जिस अनुमान पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से आबादी इसको अधिक पार करेगा। कारण कोरोना ने सारे समीकरण को फेल कर दिया है, सारे चिंतन प्रक्रिया को फेल कर दिया है। 17 लाख लोग लगभग बिहार में कोरोना प्रकरण के दौरान घर की ओर प्रवेश किए, और यहाँ आने के बाद यह आबादी बढ़ेगी। हमने एक ऐसे सर्वेक्षण ऐसा किया था कि आबादी बिहार में किस महीने में खास के बढ़ती है। जैसे आप फेस्टिवल यदि भारत में होता है, जैसे आप दीपावली, छठ बिहार का प्रसिद्ध होता है, तो छठ के 9 महीने के बाद आप देखिए आबादी बढ़ रही है। होली के 9 महीने के बाद आबादी बढ़ रही है।
कोई महत्वपूर्ण फेस्टिवल भी प्रजनन दर के बारे में यदि हम देखें यहाँ तो 2012 में प्रजनन दर यहाँ 3.50 और 2019 में यदि हम देखें तो 2.79 के रेशियो में आ जाएगा, ये घटेगा प्रजनन दर। उसके बाद 2011 में यदि इस चीज को देखिए 2021 अब यदि देखा जाए तो 2.50 पर हम पहुंच जाए और उसके बाद 2031 में यह हमारा घटकर 2% पर आ जाएगा। 2041 में यह 1.80 पर आ जाएगा। और ये जो आंकड़े हैं भारतीय महानिबंधक कार्यालय भारत सरकार की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रजनन दर आपको दिखा रहे हैं 12, 19, 21, 31, 41 की स्थितियां रहेगी। 60 वर्ष से कम उम्र के लोग अभी 2011 की जनगणना के आधार पर 7.8% था। 2041 में ये 11.6% पर आएगा, यानी 2011 की आबादी के आधार पर वृद्ध लोग जो हैं वह 7.8 यानी 60 वर्ष टू एबव जो है वह 7 से 8% के बीच में है। और यह 2041 तक आते आते यह बढ़ जाएगा और ये बढ़ने के बाद ये 11.6% के आसपास चला जाएगा। अब सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरुआत कर दिया 60 वर्ष के अब लोगों को। देखिए सरकार पर कितना खर्च बैठ रहा है। इन वृद्ध में से कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कितने वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रहा है। प्लस जहां आर्थिक तंगी हालात होंगे इस वृद्ध को सम्मान कम मिलेगा, जबकि हमारे भारत में ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। यदि नवयुवक वर्ल्ड में सबसे अधिक भारत में है और भारत में भी सबसे अधिक नवयुवक हमारे बिहार में है। यदि इस बिहार को आगे की गति को आगे विकास करना है तो एक गाड़ी के स्टैंड की भूमिका में वृद्ध का भी रहना जरूरी है। लेकिन पारिवारिक कलह, परिवार का आकार बड़ा हो जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या वृद्ध लोगों की पड़ेगी, जहां वृद्ध लोगों को तमाम समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और एक समस्या भारत में इस प्रकार से उभर कर, बिहार में इस प्रकार के खासकर उभर कर आने वाली है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संस्कृति की गाथा गाने वाली भारत, क्या बिहार वो अपनी संस्कृति को बचा पाएगी? सवाल इस पर भी है। आगे जैसे इस झुके हुए कंधे को उस समय एहसास होता है कि कौन हमारा मानसिक संवेदना को समझने वाला है। हर आदमी को एक न एक दिन वृद्ध तो होना ही, लेकिन एक अनुमान हम बता रहे हैं कि हमारे राज्य में यह भी एक समस्या के रूप में भर के आ रहा है। जिस वृद्ध माता पिता को हम श्रृंगार मानते हैं, आज वो श्रृंगार विहीन होकर के जिंदा रहेगा। ये बिहार में एक बहुत बड़ा ही एक सवाल खड़ा है। जिस संस्कार के नाम पर बिहार अपने आप को जाना जाता था, क्या संस्कार हम बचा पाएंगे? आगे 60 वर्ष से अधिक आबादी के बाद यदि देखा जाए तो अभी हमारा 20 से 59 वर्ष की जो आबादी है वह हमारा 2041 में 58.3% पर चले जाएंगे। इसे सरकार को रोजगार का माध्यम को भी सृजन करना पड़ेगा, ताकि रोजगार सृजन यदि नहीं हुआ तो बिहार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं यह धीरे धीरे हो सकता है चरमराने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य सेवा में देखा जाए, अब हम इस संसाधनों की स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। स्वास्थ्य सेवा में देखा जाए तो हम पोलियो मुक्त, ये भारत हो चुका है तो बिहार में भी पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी कुष्ठ और नवजात टिटनेस, नवजात बच्चे में जो टिटनेस की शिकार होते थे, इससे भी बिहार उन्मूलन इन लोगों को कर लेगा। हालांकि पोलियो पूरा उन्मूलन हो चुका है। जन्मकालीन संभाव्यता में देखा जाए जो हम जी रहे हैं, इसमें पुरुष ज्यादा इस आंकड़े में, बिहार सरकार के आंकड़े में आए हैं। 69.2% के रेशियो से हमारे पुरुष का जीवन संभाव्यता है और महिला के लिए यह 68.8 हो गया। महिला कम हो गया 68.8 माने महिला का जीवन संभाव्यता।
लेकिन महिला और पुरुष दोनों की रेशियो को देखा जाए तो 68.9% जो है आज हमारा जीवन संभाव्यता है इस बिहार में। यानी एक बिहारी की औसत आयु हमारा 68.9% के रूप में दिख रहा होता है। अब चलिए, सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले सबसे अधिक रोगी जो है 2000, सबसे अधिक जो रोगी है वह प्रति लाख आबादी के आधार पर लिहाज से जमुई भी पहुंचा है। जमुई, दूसरा शेखपुरा और तीसरा सीभर में पहुंचा है। सबसे कम जो सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल का रेशियो लिया है वह पटना, सीतामढ़ी और दरभंगा रहा। 2018 तक अस्पताल पहुंचने वाले लोगों की शीर्ष स्थान वाला जिला में मुजफ्फरपुर, खगड़िया और दरभंगा का रहा। कम पहुंचने वाला रोगी जो रहे हैं वह शिवहर, बक्सर और जमुई में रहा है। चिकित्सक हमारे बिहार में कम है और चिकित्सक का जितना स्वीकृति पद है उसमें भी कम है। 2018-19 में 6,261 स्वीकृत पद था। इसमें 3,821 पद पर हमारे डॉक्टर कार्यरत है। 39% रिक्त है, खाली है। संविदा पर 2314, 2,304 पद स्वीकृत है और 533 पद ही इस संविदा पर भरे गए। तो इस प्रकार से चिकित्सक की संख्या हमारे बिहार में कम है। लेकिन एक बात है, हमारे बिहार में बहुत सारे कोरोना के पॉजिटिव हुए और जिस गति से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं उतना हमारे पास बेड नहीं है, उतना हम चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी अच्छी प्रयास रही है, कोरोना सेंटर बनाए गए थे, लेकिन बहुत लोग उसमें से फरार भी हो गए। अज्ञानता की कमी रही है। सरकार तो अपने स्तर से पूरी प्रयास किया है, लेकिन यदि पेशेंट बढ़ता है तो हम इन लोगों का इलाज करने में बहुत असमर्थ हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार का 7 जिला, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, नालंदा, भागलपुर, पटना, इसमें एक सरकारी डॉक्टर, यदि सरकार के डॉक्टर की बात करें, एक सरकारी डॉक्टर 5 लाख से अधिक लोगों को सेवा दे रहा है। रेशियो यह पड़ रहा है। हम इतना इलाज करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारी भविष्य किधर जाएगी? यह हमारी हेल्थ फिटनेस को बेटर है। कोरोना बहुतों को हुआ, ठीक भी हो गया, चलता रहा, तो ये इम्यून पावर बिहारी में ज़्यादा होता है। बहुत कष्ट काट करके भी शरीर को बहुत इम्यून पावर लोग बना लेते हैं। चलिए, सौभाग्य है इस बिहार की जनमानस को। नर्स की बात देखा जाए तो 4,704 स्वीकृति पद है, जब इसमें से कार्यरत 1,994 ही नर्स हैं। यहाँ भी आपकी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक आंकड़े दिखा रहा हूँ कि हमारे सरकार को कितना यहाँ पर एक बच्चे के जन्म पर खर्च हो रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव जब होती है तो 1,000, ग्रामीण क्षेत्र याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, इसकी आंकड़ा देखिए, और ये प्रसव, इस प्रसव हित सहायता राशि 1,400 रुपये दी जाते हैं, प्लस आशा जो होती है, जो गांव में एक नर्स की भूमिका में होती है, इस आशा को 600 रुपया प्रति बच्चे मिलते हैं। आंगनवाड़ी सेविका को 2 इंस्टॉलमेंट में, आंगनवाड़ी सेविका ये 400 रुपया मिलता है। 2 इंस्टॉलमेंट, 200 रुपया करके, एक प्रसव पूर्व, एक प्रसव बाद। अब जोड़िए, 2,400 रुपया एक बच्चे पर खर्च बैठ रहा है सरकार को, प्लस आंगनबाड़ी में मुफ्त में आपको टीका दी जाती है, गर्भवती माताओं को टीका दी जाती है, पौष्टिक आहार भी प्रदान की जाती है गर्भवती बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खर्च बैठ रहा है एक बच्चे को जन्म देने में, और अभी से आप 2021 के मार्च अप्रैल तक
सरकार को रेशियो बढ़ा देना होगा। तो कितना खर्च बैठता है, कितना हमारे बजट पर इसका भार पड़ेगा। आगे शहरी क्षेत्र में ये जो 1400 रुपया मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में यह 1000 रुपया मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होते हैं, तो यहां पर आपको कम मिलेगा। शहरी क्षेत्र अब 2018-19 में सरकारी आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक पेशेंट श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर के आए। वह संक्रमित हुआ श्वसन संबंधी बात को लेकर के, इससे अधिक मात्रा में पेशेंट बिहार में आए हैं। पटना, पूर्णिया, गया में वृद्धा आवास बनाए गए, चूंकि चिंता का विषय है, तो सरकार पहले से तैयार भी रहे हैं और कुछ स्वयंसेवी संगठनों साथ में भी काम कर रहे हैं। और 6 सहारा वृद्धावास भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, बेगूसराय, रोहतास, पूर्णिया में यह बनाए गए ताकि लोगों को सहारा मिल सके। हमारा कोई भी नागरिक यहाँ से रूठ कर वापस भगवान के पास मत पहुंचे, अपना पूरा जीवन जी ले। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 2 दिसंबर 2019 से आरंभ हुआ। इसमें 8 टीका दिए जाते हैं और ये काफी दर से बढ़ रहा है, ये आगे की ओर प्रगति पर है। बिहार में एक चीज आपको और भी पता होगा, शौचालय निर्माण की दिशा में बिहार में बहुत ही तेजी के साथ इसका विकास हुआ है। 12,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में आपको यहाँ पर सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में 8,000 रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 71.3% शौचालय का निर्माण हो चुका है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 96.2% शौचालय का निर्माण हो चुका है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण करने में सबसे नंबर 1 पर मधुबनी रहा, दूसरा समस्तीपुर और तीसरा दरभंगा रहा। बिहार में कुल 38,691 जो हमारा गांव है यह खुले में शौच से मुक्त है और 534 प्रखंड हमारे खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। ये गांव है और ये प्रखंड है जो मुक्त हो चुका है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना प्रकरण में एक शोध आया था जिसमें यदि कोरोना का पेशेंट खुले में शौच करने जाता है तो उसका जो वायरस है वो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को प्रभावित कर सकता है। तो आज बहुत फक्र के साथ ये बिहार गौरव की बात है कि खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब है इस चीज को मुखिया और सरपंच के माध्यम से भी गांव की स्वच्छता अभियान पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि गंदगी रहने से ही बहुत सारे डिजीज यहाँ पैदा होते रहे, जिससे मलेरिया, डेंगू, कालाजार बिहार को भी काफी परेशान करता रहा। अब चलते सुरक्षित पेयजल की ओर। सुरक्षित पेयजल में देखा जाए तो 2009 से स्वच्छ पेयजल प्रोग्राम किया गया। 2024 तक प्रत्येक परिवार को 55 लीटर जल प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देने का सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। आर्सेनिक, बिहार में जल प्रदूषण भी गंभीर है और यह सबसे बड़ा खतरनाक विषय बात आपको बता रहे हैं कि बिहार में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा हमारे जल में ज्यादा है। 38 जिला में से 29 जिला यह जल प्रदूषण से प्रभावित है। आर्सेनिक वाला जिला 14 है, पूरे उस जिला में नहीं है। लेकिन एक बात बता दें कि आर्सेनिक के कुछ वार्ड प्रभावित हैं, लेकिन वो जिला तो उसके दायरे में आ ही जाते हैं। आर्सेनिक वाला जिला बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, पटना, भोजपुर, वैशाली जैसे जिले। आर्सेनिक को फिल्टर करने के लिए हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर बना भी नहीं है। आर्सेनिक को कम करने का एक ही उपाय है कि जब आप ग्लास में जल लेते हैं तुरंत मत पीजिए,
थोड़ा सा हवा के साथ उसको तरंगित होने दीजिए। वो खुले हवा में रहने के बाद आर्सेनिक उससे कुछ मात्रा में निकलती है, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा। आर्सेनिक की मात्रा हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आ जाने पर वही कैंसर का कारण होता है। जैसे ऐसे बुजुर्गों ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये तुरंत आप पानी पिए, या आर्सेनिक की मात्रा वहां बढ़ित कर सकता है। जैसे गांव में कोई चापाकल में मुंह लगा के पानी पीता है तो स्वाभाविक है वो आर्सेनिक डायरेक्ट वो शरीर में ले रहा, उसको रुकावट तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इन बातों के बाद लीवर कैंसर, हार्ट कैंसर, ये ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए आज हम कैंसर की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं। और बिहार में कैंसर के इलाज करने के लिए, वैसे इलाज करने के लिए सिर्फ बम्बई में एक मात्र है मूल रूप से, वैसे बहुत जगह है, लेकिन बिहार में मात्र एक ही हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ, बिहार में, जो काम कुछ मात्रा में करती है, जो महावीर मंदिर के सौजन्य से संचालित है। एकमात्र कैंसर संस्थान है। फ्लोराइड जो औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा, नवादा, कुल यहाँ 13 जिला इसके चपेट में आए। आयरन की मात्रा अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल जैसे जिले में। तो 3 आर्सेनिक, उसके बाद आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, ये 3 हमारे बिहार में हैं। 38 जिला में से 29 जिला में ये जल प्रदूषण। और हम ये बताए हैं आपको, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार की यह आंकड़े हैं, करंट आंकड़े, जिस पर सरकार कुछ विचार कर रही है, इस पर कैसे इसको अमल में लाया जाए। अब मैं उन बातों पर चर्चा कर दूं थोड़ा सा, जो हमारे मानव संसाधन पर काफी प्रश्न है। वह है शिक्षा। बिहार में शिक्षा की जो दर है पूरी भारत में और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हम सबसे नीचे पायदान पर है। लेकिन 10 की वृद्धि संतोषजनक है, वह हम राष्ट्रीय वृद्धि से ज्यादा हम आगे बढ़े हैं, जरूरत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कम है। विद्या का मतलब यह हो जाता है जो मेरी विनम्रता को दे सके। विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रत्वांग पात्रत्वांग धनांग पनोति धनात् धर्म तथा सुखम। और ये विद्या हमें इस रूप में ग्रहण करना भी चाहिए, ताकि विद्या अपने उद्देश्य की ओर जा सके, जिस उद्देश्य में कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम्। ये 4 चीज की वृद्धि। लेकिन वो विद्या मुझे विद्या नहीं है जो मेरे देश, समाज और ये 4 तत्वों की वृद्धि के कारक न बन सके। इसलिए एक विद्वान के पीछे कम से कम कहा जाता है 9 मूर्ख को ढोने की क्षमता उसमें होती है। ये ऐसी शिक्षा, ऐसी परवरिश होनी चाहिए, और बिहार की आबादी में इस प्रकार की बात का होना अनिवार्य है। शिक्षा में चलते हैं, सबसे कम साक्षरता दर हमारे पूरे भारत में बिहार की है, सबसे नीचे पायदान पर। 2011 की जनगणना के आधार पर हम बिहारी 61.8%, मैं थोड़ा देर पहले चर्चा किया था इस पर, 61.8% हमारा साक्षरता दर है कुल बिहार का। इससे मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। इसे पुरुष साक्षरता, इसमें 10 की वृद्धि जो पहले देखिए, 10 की वृद्धि जो है 14.8%, बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। बिहार में 10 की वृद्धि राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा रहा, 8.1% राष्ट्रीय स्तर से हम ज्यादा वृद्धि लक्ष्य को पार किए हैं। पुरुष साक्षरता बिहार में साक्षरता 61.8%, ये हमारे बिहार की साक्षरता दर रही। 10 की वृद्धि एक दशक में हमने बढ़ा 14.8% की दर से हमने बढ़ा, और पुरुष साक्षरता हमारा 71.2% है, और महिला साक्षरता हमारा 51.5% है। ये महिला साक्षरता, ये पुरुष साक्षरता है, ये 10 की वृद्धि है।
और ये हमारा कुल साक्षरता का रेशो बिहार में ये। प्रारंभिक विद्यालय हमारा 7,000, प्रारंभिक विद्यालय की संख्या 74,006, 74,006 प्रारंभिक विद्यालय हमारे बिहार में टोटल है। सर्वाधिक नामांकन वाला जिला, विद्यार्थी जहां नामांकन इस सत्र के भीतर में लिया था, वो पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक लिया। उसके बाद सारण, पश्चिमी चंपारण में विद्यार्थी सबसे अधिक नामांकन लिए थे। अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्र सबसे अधिक नामांकन लेने वाला वो गया में था। सबसे अधिक SC ST छात्र वहां पर नामांकित हुए थे। अब है एक बात बता दें, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसमें ये भी थोड़ा सा BPSC में इंटरव्यू में ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने कक्षा से कितने कक्षा तक आता है? 1 से 5 कक्षा। उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है, उच्च प्राथमिक शिक्षा आपको 6 से 8 कक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा जो है वह माध्यमिक शिक्षा में 9 से 10, और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है, उच्च माध्यमिक शिक्षा जो कि 11 से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए। ध्यान रखिए, इंटरव्यू में भी लिटरेसी में क्वेश्चन रहता है, कारण बिहार लिटरेसी के रेट में सबसे नीचे पायदान पर है। तो एग्जामिनेशन, ये जो इंटरव्यू बोर्ड होती है, वो कभी कभी काउंटर आपको करता है कि आप इस शिक्षा के बारे में किस रूप से समस्या को लेके जा रहे हैं, ये बात आती है। अब थोड़ा सा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को देख लें कि हमारे बिहार में ये जो लिटरेसी दर है वह कम है, लेकिन होना कितना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक, उसकी भी एक कमी है हमारे बिहार। बिहार में सच एलम में, मानव में यदि देखा जाए तो बिहार में 35-50 अनुपात 1 में हमारा विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है। 50.1 अभी वर्तमान बिहार में है, जो कम है। जबकि सच का आलम यह है, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35.1 होना चाहिए और 30:1 होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35.1 होना चाहिए। तो इसमें शिक्षक की भी भर्ती की आवश्यकता है। रोजगार की साधन में हमारा शिक्षा का क्षेत्र बिहार में एक बहुत बड़ा क्षेत्र का अंश रहा है। तो इसमें सबसे अधिक शिक्षक वाला जो हमारा जिला है, सबसे जहाँ अधिक शिक्षक है वो सीवान में है। सीवान में 20,494 शिक्षक है। पटना में दूसरा स्थान पर पटना है, जहाँ 20,347 शिक्षक हैं, और पूर्वी चंपारण में 20,037 शिक्षक, 37 वो शिक्षक हमारे पूर्वी चंपारण में है। तो सोचने की बात है, हमारे जो रेशियो होना चाहिए 34 के रेशियो में और 30 के रेशियो में, ये अभी तक बैलेंस नहीं हो पाया। कम शिक्षक जो छोटे जिले में होंगे, नेचुरल में वहाँ आएगा, वो शेखपुरा, सीभर और अरवल में। शिक्षा पर व्यय देखा जाए तो बिहार सरकार ने अपने बजटीय अनुदान में काफी लंबी खर्च किए हैं। 30376 करोड़ रुपया जो है यह बिहार सरकार ने शिक्षा पर खर्च किया है। इस शिक्षा में यह जो राशि आप देख रहे हैं 30376%, ये सबसे अधिक खर्चा बिहार सरकार यह राशि प्राथमिक विद्यालय पर करती है। प्राथमिक विद्यालय पर सबसे अधिक, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय पर खर्च करती है, और उसके बाद उच्च शिक्षा पर खर्च करती है। यही रेशियो इस रूप में इसको लागू किया जाता है।
62.3% या खर्च कुल शिक्षा बजट का जो भी है हिस्सा, इतना बजट शिक्षा का रखा गया, तो 62.3% आपका खर्च प्राइमरी शिक्षा में कर रहा है। दूसरा जो आता है 24.3% यहाँ होता है माध्यमिक शिक्षा में, और 24.2% और उस शिक्षा में जाता है वह 13.5%, यानी सबसे कम जोड़िएगा तो कुल 100% रह जाता है। ये 100% यही खर्च के रेशियो में जाता है, और यह खर्च किसी 3 क्षेत्र में ऐसा बढ़ता है। तो सबसे अधिक खर्च प्राथमिक, उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद उस शिक्षा पर ये खर्च किए जाते हैं। शिक्षा व्यय पर कुल बजट का 20.1% यह खर्च हो रहा है। मध्याह्न भोजन एक चर्चित रहा है, बिहार में भी एक चर्चित रहा है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन की शुरुआत करने वाला हमारे भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1995 को पीवी नरसिंह राव की सरकार ने किया था, और पीवी नरसिंह राव की सरकार ने इस प्रणाली को शुरुआत किया। लाल किला के प्राचीर से उन्होंने घोषणा किया और उसी दिन हरियाणा में इन्होंने शुभारंभ भी कर दिया। भारत में 2408 प्रखंड में इसकी प्रारंभिक दौर पर शुरुआत किया गया था। उसके बाद 1997-98 में ये पूरी प्रखंड में लागू कर दिया गया। 2001 में मध्याह्न भोजन में न्यूनतम 200 दिन बच्चे को खाना देने की बात कही गई थी, 200 दिन। अब है इसमें जो भोजन मिलना चाहिए वह 300 कैलोरी की भोजन होनी चाहिए। ये अभी सरकार ने इसको बताया, जो मेन्यू चार्ट के रूप में दिया गया है। और 8 से 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को पोषण का शिकार ना हो सके। प्रोटीन के होने से शरीर की टूट-फूट की मरम्मत होती है, सेल डिवीजन होती है, जो आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में भी। तो प्रोटीन की आवश्यकता बच्चे में ज़्यादा होता है, तो 8 से 12 ग्राम का अंश होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए मेनू चार्ट तैयार किया है कि संडे क्लोज रहेंगे, लेकिन मंडे से सैटरडे तक बच्चे को किस दिन क्या भोजन मिलेंगे उसकी बजाबती मेनू चार्ट दे दी गई। इस पर जो सरकार की खर्च होती है, केंद्र सरकार इसमें 60 अनुपात और राज्य सरकार 60:40 में खर्च का हिस्सेदार का अंश देती है। अब आपको यदि थोड़ा सा हम बात बता दें, कभी कभी ये शिकायत हमारे मीडिया बंधुओं द्वारा होती रही है कि कहीं कुछ कम मिला, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या चार्ट है। इस पर देखिए, सोमवार को चावल, मिश्रित दाल जिसमें 2-3 दाल मिला करके वो दाल दिया जाए, और हरी सब्जियां, ये सोमवार का मेन्यू है। मंगलवार का जो है जीरा राइस, सोयाबीन, आलू की सब्जी। बुधवार को साग डाली हुई खिचड़ी, चोखा, केला या मौसमी फल। बृहस्पतिवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। शुक्रवार पुलाव, काबुली चना, लाल चना, हरा सलाद, अंडा, मौसमी फल, अंडा या मौसमी फल। तो अंडा कम से कम 2 होना चाहिए, क्योंकि अंडा में प्रोटीन भी होता है, तो वह 8 से 12 ग्राम प्रोटीन ही बच्चे को लेना होता है। शनिवार को साग डाली हुई खिचड़ी, चोखा, केला, मौसमी फल। ये 7 दिन का ये रहा है, ये मिलना चाहिए। थोड़ा सा मध्याह्न भोजन क्यों शुरुआत की गई? मध्याह्न भोजन शुरुआत करने का एक कारण यह था कि बच्चे जब स्कूल में आते थे तो टिफिन जब होता था तो स्थानीय होते थे, बच्चे वापस चले जाते थे, वापस नहीं आते थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसे शिक्षा देने के लिए मध्याह्न भोजन के द्वारा बच्चे को टिफिन में खाना खिला दें, बच्चे पूरे टाइम रह जाएंगे। इसका प्रभाव पड़ा है, और बच्चे में स्कूल जाने की प्रवृत्तियाँ और शिक्षा की जागरूकता के रेस से बढ़कर ये हमारा धीरे धीरे साक्षरता दर को आगे बढ़ा रहा है। उस शिक्षण संस्थान में महाविद्यालय पूरे बिहार में, पूरी महाविद्यालय 879 है कॉलेज बिहार में। उसके बाद पारंपरिक विद्यालय जो है, पारंपरिक महाविद्यालय वो 28 है। एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका 1 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वह 4 है। 4 कुल मिला के 33 जो है यह यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल बिहार में काम कर रही है। उस शिक्षण संस्थान इसी प्रकार से
अब हम एक बात इस ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर में एक चर्चा यह भी कर लें कि धर्म के आधार पर हमारी आबादी का आधार क्या रहा। तो बिहार में जितने भी धर्म के लोग हैं, इस संदर्भ में हम यह दिखा रहे हैं कितना रेशियो, उसकी साक्षरता, उसकी लिंगानुपात क्या रहा है। धर्म में प्रतिशत, लिंगानुपात, साक्षरता दर। हिंदू को देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक हिंदू आबादी है और ये बिहार के कुल आबादी का 82.69% के हिसाब से सभी प्रतिशत साक्षरता दर रखेंगे। प्रतिशत की दर, परसेंटेज इतना है। लिंगानुपात 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर 915। जब साक्षरता दर में देखें तो 47.9% ही मात्र हिंदू साक्षर हैं। मुस्लिम को देखा जाए तो 16.87% बिहार की कुल आबादी में इसका स्थान है, 16.68। लिंगानुपात हिंदू से ज्यादा है, 943 है 1000 पुरुष पर, और साक्षरता दर 42% है। और बिहार में सभी कम्युनिटी में मुस्लिम धर्म के लोग की साक्षरता दर कम है। यहाँ देखिए, ईसाई 0.112 कुल आबादी में, जबकि लिंगानुपात 974 है और 71% यहाँ साक्षरता है ईसाई का। सिख में 0.02%, 879 यानी लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर, और 79.8 जो है यह सिख कम्युनिटी साक्षर है। बिहार की भूमि सिख गुरु का भी, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए, उनका भी जन्म हुआ। यहाँ पर सभी धर्मों का मिश्रण रूप देखिए। यहाँ पर सिख धर्म की साक्षरता दर 79.8%, बौद्ध धर्म का 0.02 कुल आबादी में आते हैं, जबकि 841 यह हमारी 1000 पर लिंगानुपात का दर है, और 59% मात्र साक्षरता है। जैन 0.02, 904 और 93.3 बिहार में कम्युनिटी में सबसे अधिक साक्षर जो है वह हमारा जैन है, जबकि आबादी में बौद्ध और जैन का रेशियो बराबर है, 0.2 बराबर है। लेकिन जैन कम्युनिटी में लिंगानुपात बौद्ध कम्युनिटी की अपेक्षा के लिए ज्यादा है। यहाँ 841, यहाँ 904 यानी 93.3% है। साक्षरता दर भी साक्षरता दर में देखिए भी काफी कितनी की वृद्धि है। और अन्य कम्युनिटी 0.01 जिसमें 940 लिंगानुपात है और 32 है। यहाँ पर साक्षरता दर में कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए आप, यहाँ पर सबसे कम है, और यहाँ 93.3% जो है यहाँ सबसे अधिक जैन कम्युनिटी है। सबसे अधिक आबादी यहाँ पर हिंदू की है, जहाँ 82.69% यहाँ की आबादी है। दूसरे स्थान पर 16.87 यहाँ पर है। मुस्लिम आबादी वाला सबसे अधिक जिला किशनगंज है। वर्षा भी सबसे अधिक किशनगंज होता है। गर्म क्षेत्र गया में है। हम दूसरा दिन इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए मुस्लिम आबादी वाला सबसे नंबर 1 जहाँ 57% से भी आगे है वह है किशनगंज। इस बार 2011 में अररिया में भी हो सकता है कि मुस्लिम की आबादी बढ़ जाए। अब इतना बात होने के बाद बिहार से झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, तो यह मूल आवासी वहाँ झारखंड के थे आदिवासी। तो कुछ आदिवासी तो वहाँ हमारे चले गए, उस चला गया तो वहाँ रह गए, लेकिन झारखंड के मूलवासी का जो हमारी जनजाति है वो हमारे बिहार के कुछ हिस्से में है। जैसे मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में आता है। जैसे उरांव, बिहार में उरांव जनजाति जो है वह बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण में है। भागलपुर में भी उरांव, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट नस्ल से जुड़े हुए हैं। जबकि खैरवार जो है, खैरवार दूसरी जनजाति जो झारखंड में भी है, यह बिहार के रोहतास जिले में है, और बिहार के सिर्फ रोहतास जिले में ही खैरवार पाए जाते हैं। और ये खैरवार मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने के क्रम में,
कोरा जहाँ तक है वह बिहार के मुंगेर, जमुई, कटिहार जिले में पाए जाते हैं और यहाँ कृषि, वन उत्पाद ये मुख्य रूप से आश्रित यहाँ के लोग रहते हैं। गोरैत बिहार के सिर्फ गया और भोजपुर जिला में, 2 जिला में, गया और भोजपुर जिला में है। मुंडा बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर, पूर्णिया में निवास करते हैं। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल से जुड़े होते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति है और बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। आज़ादी की लड़ाई में मुंडा आंदोलन को भुलाया नहीं जा सकता है। अब ये परंपरागत कृषि को छोड़कर यह स्थानांतरित कृषि करते थे। इसको खुंट कट्टी कहा जाता था। खुंट कट्टी और खुंट कट्टी ये बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है। खुंट कट्टी के रूप में ये खुंट कट्टी कहा जाता था इनका। चेर जिसको चेरो कहा जाता है, चेरो भी कह सकते हैं, चेरू भी कह सकते हैं, चेरवास भी कह सकते हैं। और यह जनजाति रोहतास, भागलपुर, मुंगेर, गया जिले में पाए जाते हैं। और जनजाति क्षत्रिय ये अपने को क्षत्रिय मानते हैं, चौहान वंशी, और ये अपने को चंद्रवंशी भी कहते हैं। कोरबा जहाँ तक है बिहार के रोहतास में, ये कोरबा रोहतास, भोजपुर, कटिहार में की जाती है, में मूल रूप से ये हैं। संथाल बिहार के पूर्णिया और सहरसा, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। और एकमात्र जनजाति भाषा संथाली है, जिसे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका स्थान दिया गया है। 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे मान्यता दी है और मान्यता देने के बाद एकमात्र संथाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। इतना होने के बाद हमने बिहार को इस तमाम आंकड़े को टच किया, लेकिन इसके अलावा आपको वीडियो को बड़े धैर्य के साथ आपको देखना होगा, सुनना होगा। हम इस प्रकार से बिहार से रिलेटेड भी हम कुछ मैटर समय समय पर हम देने का कार्य करेंगे, ताकि इस संदर्भ में विद्यार्थियों को मैटर स्रोत की कमी हो जाती है। हमने सरकार के यहाँ पे बहुत तरह से जोड़ घटाव करके हमें एकत्रित किए हैं। इन बातों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप हैं तो हम हैं, ये स्थान हमेशा मैंने ध्यान दिया है। इसलिए वक्ता भी वही होता है जब श्रोता सामने में हो। शिक्षक भी तब अच्छा होता है जब विद्यार्थी सामने में हो। इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके पास अच्छे स्रोत पर आधारित वीडियो को हम खड़ा करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है दूसरे वीडियो के साथ। अब थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा कर लें, ये जो बिहार की मानव संसाधन है वह यह हमारा वरदान है या क्या अभिशाप के रूप में उभर सकता है? तो सबसे पहले एक वरदान के रूप, एक चुनौती के सामने में सबसे पहले देखिए कि ये क्या चुनौती लेके आ रहा है हमारे सामने में। सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में, और इस चुनौती का यदि निदान आपने कर लिया तो लाभ क्या होगा बिहार के जनमानस पर, इसको भी देखा जाए। सामाजिक क्षेत्र में यदि इसका सही ढंग से नियंत्रण के अंदर जनसंख्या नियंत्रण नहीं रखा गया तो समाज में निश्चित है जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद बढ़ जाने के बाद धीरे धीरे ये संप्रदायवाद की ओर बढ़ेगा, और संप्रदायवाद जब बढ़ेगा तो ये आर्थिक समस्या यदि यहाँ पर उभर करके आएगा तो आर्थिक समस्या आने के बाद यह आपस में कलह का अखाड़ा होगा, सामाजिक दूरियां बढ़ जाएगी, और आर्थिक समस्या के बढ़ जाने के बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं आदेश यह भी प्रभावित होगा। और कानून एवं आदेश यदि प्रभावित हो गया तो गुड गवर्नेंस की शासन की स्थापना करना बिहार में संभव नहीं होगा। यदि इन दोनों को आपने रोजगार प्रदान कर दिया तो यहाँ पर आर्थिक लाभ यह होगा कि यहाँ पर व्यक्तिगत आय की वृद्धि हो जाएगी, और व्यक्तिगत आय की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर सभी श्रम को आप यूज कर सकते हैं, जिससे हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। बिहार सरकार ने विकास दर में यह भी कहा है कि हम 11.3% की दर से विकास कर रहे हैं, जो हम गुजरात के बराबर में आ गए। लेकिन फर्क इतना है कि राजकोषीय घाटा बिहार में ज्यादा है और गुजरात में राजकोषीय घाटा कम है। तो राजकोषीय घाटा पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और ये नियंत्रण कब संभव है? जब हमारे पास आबादी कम हो। नहीं तो यह लोकतांत्रिक बाधक तत्व के रूप में आप देखिए, जातिवाद उभरेगा, संप्रदायवाद उभरेगा, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उभर करके सामने में खड़ी हो जाएगी। भारत में जो
एक सेकुलर भारत का निर्माण करने की जो हमारी संविधान कर रही है, उसका हम आधारशिला यहाँ नहीं देख पाएंगे। तो वो एक कठिन चुनौती का सामना का दौर होगा। हालांकि अब हमारे भारत में साक्षरता दर आगे है, बुद्धिजीवी वर्गों की संख्या आगे बढ़ रहा है, जो इस पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन सरकार को चेतने में भलाई है, यदि सरकार चेत जाती है, इस प्रकार की योजना बना करके हर 2 हाथ को रोजगार दे दीजिए, तो आपके राज्य में नक्सल भी नहीं रहेगा और नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा। अन्यथा ये सब नकारात्मक तत्व जो है ये उभर करके सामने में आ जाएगा। शिक्षा की कमी होने से यह सारा आएगा, और शिक्षा की विकास करिए आप, तो शिक्षा की कमी हो जाने पर में ये जनसंख्या विस्फोट होगी। यहाँ पर अपने आप के लोग पहचान नहीं पाएंगे। भाई भतीजावाद का जो निर्माण हो रहा है, इसमें भी अब दूरियां देखी जाएगी। तीसरा चीज यह भी आ जाएगा, स्वार्थी तबके के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ पर विधि व्यवस्था ठप पड़ने की संभावना बन सकती है। यदि आपने इन समस्या को समाधान कर लिया तो निश्चित है कि बिहार अपनी अतीत की ओर लौट सकता है। आप याद कीजिए, जब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होते थे, बिहार की क्षितिज पर आने के ललायित होते थे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों की नंबर लगी होती थी, लेकिन उस समय की तकनीकी थी। इसलिए आप वर्ल्ड क्लास का आप शिक्षा नीति को विकास कीजिए, और यह यदि आ जाएगी तो इस सारी समस्या का विकास हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का विकास करना अनिवार्य होगा, और शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाना जरूरी होगा, ताकि ये शिक्षा सिर्फ अपने जीवन लायक ही नहीं, ये जनमानस को जोड़ने वाली भी शिक्षा का पाठ्यक्रम होनी चाहिए, ताकि मेरे जीवन के दर्शन को आत्मलोकित कर दिया जा सके। उसके बाद एक भाषा जो हमारी हिंदी का विकास में जो रुकावटें आ रही है, क्षेत्रवाद की प्रबलताएं बढ़ रही है, इसका विकास हो सकता, और हिंदी हमारी राजभाषा है उसका भी विकास होगा। तीसरा चीज यह भी है कि इन तत्वों को यदि सरकार समाधान करने में सफल हो जाती है, तो बिहार में यह मानव संसाधन एक ऐसे संसाधन के साथ उभर करके आएगा कि हम किसी भी समस्या को चुनौती देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और बिहार में श्रम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इस व्यवस्था को लाना जरूरी है। दूसरा चीज यह है, अपने अतीत की ओर हम लौट सकते हैं। आधुनिक शिक्षा का विकास भी इस प्रकार से हो कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा नीति थी वो बौद्ध धर्म के आधारित, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिक युग में हमें किस प्रकार की शिक्षा हो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को जोड़ सके, आर्थिक व्यवस्था को जोड़ सके, राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ सके। एक व्यक्ति में ये चेतना होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 का हम इस्तेमाल करें, कि हम किस प्रत्याशी को वोट दें जो प्रत्याशी हमारे जनमानस को जोड़ सके, जो सामाजिक हित में वृद्धि कर सके, आर्थिक हित में वृद्धि कर सके। ये राजनीतिक अधिकार जब तक लोगों को प्राप्त नहीं होगा, तब तक मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए संविधान के इस व्यवस्था को कायम करने के लिए बिहार की मानव संसाधन को वरदान के रूप में लाने के लिए एक पहल चाहिए।